दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने का दूसरा चरण बीत चुका है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। दिल्ली में बीते सोमवार को 2000 से भी कम नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3588 मरीज ठीक हुए। इसलिए दिल्ली में मरीजों के ठीक होने की दर 90.21% पहुंच गई है। करीब 1.5 महीने पहले यह दर 90.15% पहुंच गई थी, लेकिन सितंबर में मामले ज्यादा बढ़ने के कारण यह घटकर करीब 84% पर आ गई थी। वहीं इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने का दूसरा चरण बीत चुका है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि लोग बीमार तो पड़ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाली दर में भी सुधार हुआ है। दिल्ली सरकार ने संक्रमण का तेजी से पता लगाने के लिए टेस्ट में वृद्धि की है। उन्होंने कहा 17 सितंबर को दिल्ली में कोरोना का दूसरा चरण चरम पर पहुंच गया था, जब शहर भर में 4500 मामले सामने आए थे, लेकिन अब स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अस्पतालों में अब 10,000 बेड्स खाली हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि दूसरा चरण भी धीरे धीरे बीत जाएगा। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जेडीयू इस बार 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी खास तौर से आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पटना में बीजेपी जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी चर्चा पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार कैंडिडेट्स की लिस्ट में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस बार 5 से 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। यही नहीं, मौजूदा विधायकों के किसी करीबी और रिश्तेदार को भी टिकट नहीं देने पर विचार पार्टी कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली से पटना तक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी ने फैसला लिया कि इस चुनाव में किसी भी विधायक, सांसद या फिर मंत्री के करीबियों या फिर रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जेडीयू के साथ गठबंधन के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों के चयन में बिल्कुल नई रणनीति के साथ काम कर रही है। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 7 दिनों से बंद पड़े देश के सिनेमाघर 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को सरकार ने बकायदा मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी घोषित कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा। इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है, एसओपी घोषित किया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक सीट छोड़ के कर रहे तो, और उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक
जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से पंजाब में खेती बचाओ यात्रा कर रहे हैं। मंगलवार को यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली की। लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा को लेकर राहुल ने कहा, मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट कर दिया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मजदूरों को रोजगार देते हैं। पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो। 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है। ये देश, और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहा है। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दिल्ली एम्स की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा पर तंज कसा है और आरोप भी लगाया है। देशमुख ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा, क्या वे गुप्तेश्वर पांडे के लिए चुनाव करेंगे, जिसने महाराष्ट्र को बदनाम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो बिहार पुलिस के प्रमुख थे गुप्तेश्वर जी पांडे, अभी उन्होंने रिजाइन करके एक पार्टी ज्वाइन करके अभी चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं। उन्होंने भी महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया। आज देवेंद्र फडणवीस साहब बिहार के प्रभारी है, वहां की चुनाव की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। मेरा उनसे सवाल है कि गुप्तेश्वर जी पांडे, जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम किया, जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया, उनके प्रचार के लिए वो जाएंगे क्या? ये भी सवाल मेरा माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से है। लेकिन जो हिसाब से गए 3-4 महीने में सोशल मीडिया द्वारा या कुछ खास करके कुछ इसका जो चैनल का इसमें जिक्र है, उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा जो पूरा 3-4 महीने में उनका चालू था, या जिस प्रकार सोशल मीडिया द्वारा महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया गया, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया गया,
उसकी भी जांच साइबर क्राइम द्वारा महाराष्ट्र शासन करेगी।